पावनी। प्रज्ञा दूधिया नाम लिखा हुआ है, दो प्रज्ञा है क्या? वन प्रज्ञा इज देयर और टू प्रज्ञा इज देयर? वन प्रज्ञा इज देयर और टू प्रज्ञा इज देयर? एक गायब हो गई। अच्छा, वन प्रज्ञा इज देयर, Only one. ओनली वन इज नहीं। मैं देख रहा था। खैर, आज ये चैप्टर फिनिश होने जा रहा है, ठीक है। आप लोग सोचते होंगे ये पहले से बोर्ड क्यों नहीं करके रखते हैं, जानबूझ के नहीं रखते। क्योंकि जब हम कैमरा सेट करते हैं ना, तो लिखा हुआ जब होता है तो थोड़ा सेटिंग दिखाई पड़ती है कैसे सेट हो रहा है। ओके, सभी को गुड इवनिंग। शुरू करते हैं। काम कहाँ तक हो गया था, कहाँ तक पढ़ा दिया था? व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक? म्यूचुअल इंडक्शन हो गया था। तो सर्च कर रहे हैं क्या कहीं पर? कॉपी वॉपी अंदर रख के आए? म्यूचुअल इंडक्शन यू हैव कंप्लीटेड? पावनी, कॉपी नहीं है क्या पास तुम्हारे? सर है, पर वो लास्ट क्लास में थी। सर हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का लास्ट। म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया था ना? अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स भी हो गया था ना? यस सर। म्यूचुअल इंडक्टेंस M is equal to N2 वाला, अच्छा, जिसमें I1 अगर बनाते रहो तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सॉलिनॉइड है ना? जरा एक चीज हम कुछ इसी को आज हम पॉलिशिंग करते हैं, फिनिश करने जा रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो कि हल्की सी बतानी है हमको। आपको याद होगा हमने कहा था कि एक प्राइमरी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सॉलिनॉइड के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमने बताया था कि एक प्राइमरी कॉइल है, सोच रहे हो कितना बनाओगे भाई? बस हो गया जी, हाँ बस हो गया। और इसमें हमने कहा था कि I1 करंट फ्लो हो रही है, और इसमें टोटल इसकी लेंथ, टोटल लेंथ L है, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो इसके कोर में जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है वो बताया था V1 इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n1 I1, और स्मॉल n1 वॉज n1 अपॉन L इंटू I1, याद होगा। इसके बाद हमने कहा था कि सपोज करिए कि इसके ऊपर कोई दूसरी कॉइल आप ऐसे लपेट देते हैं, जिसको कि सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, और उसमें N2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड ये होगा वही मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल से भी लिंक होगा। तो सेकेंडरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ था टोटल, वो था N2 phi2, और N2 और phi2 मतलब B1 इंटू ए, मतलब ये था आपका N2, और B1 था म्यू नॉट N1 अपॉन L इंटू I1 इंटू ए। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जो बताया गया था M, वो था N2 phi2 अपॉन I1। तो हमने वैल्यू इसकी रखी थी, I1 कैंसिल हो गया था, ये था म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L, और L को हमने कहा था इसके नीचे लिखिएगा, तो आएगा म्यू नॉट स्मॉल n1 कैपिटल N2 A। आपको याद हुआ ये फॉर्मूला हमने प्रूफ कराया था, याद है? सभी को याद है ना? हम कहना कुछ और चाहते हैं। देखिए अभी तक जो सोलिनाइड है वो उसके अंदर एयर कोर्ड सोलिनाइड, एयर कोर्ड सोलिनाइड मतलब जो स्प्रिंग है सोलिनाइड की उसके अंदर एयर है। अब अगर इसके अंदर कोई मटेरियल रख देंगे, यानी एक नोट अगर हम इसमें बना दें कि एनी आयरन कोर इज देयर, आयरन कोर कहिए या कोई मैग्नेटिक मटेरियल कहिए, तो आपका इफ देयर इज आयरन कोर, देयर इज आयरन कोर, आयरन कोर भी कह सकते हैं और मैग्नेटिक मटेरियल भी कह सकते हैं। तो इसमें जो आपका एम होगा वो क्या होगा? म्यू हो जाएगा। मतलब जो म्यू नॉट आप लिख रहे थे ना एयर के लिए, वो मीडियम के लिए म्यू हो जाएगा, म्यू इंटू N1 इंटू कैपिटल N2 इंटू ए। ठीक है। अच्छा, म्यू की वैल्यू
और म्यू नॉट की वैल्यू में रिलेशन क्या बताया गया था, म्यू अपान म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू आर, याद है ना। तो आयरन कोर के लिए म्यू का इस्तेमाल करते हैं और म्यू वाज मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। हैव यू गॉट इट, इसके बारे में हम बात कर चुके थे। अब एक आध चीजें बची थी इसमें, वो हम आज फिनिश किए दे रहे हैं। देखिए, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉइल, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉइल। और लास्ट क्लास क्यों नहीं आपने अटेंड की थी? सर मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब। घर में ही तो थी, आप आराम से बैठे बैठे सुनते रहते केवल हमको, जैसे कहानी सुनते हैं। सर ये एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल पिछले चैप्टर का लिखना है, आप ही लिखना है? तो ये नहीं एनर्जी नहीं, इसी चैप्टर में है, कुछ एक आध चीजें बाकी बच गई थी, उसको इसी में एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉइल, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉइल भी कह सकते हैं, सोलेनोइड भी कह सकते हैं। हम कॉइल के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, जब किसी कॉइल को किसी बैटरी से जोड़ते हैं और बैटरी जैसे ही उसमें करंट पास कराती है, तो मेरा एम ये होता है कि करंट को एक एसटीडी वैल्यू के तक पहुंचाना। भाई मान लिया शुरुआत में कॉइल का करंट कितना है, 0, मान लेते जीरो जीरो है, और आपको उस करंट को आई नॉट तक पहुंचाना है, तो एकदम से तो पहुंचेगी नहीं। जैसे ही कॉइल में करंट पास होना शुरू हुई, जैसे ही कॉइल के अंदर करंट एंट्री मारेगी, वैसे ही कॉइल क्या करेगी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया, वो उस चेंज को अपोज करेगी। एम राइट? और अपोज करने की वजह से वो अपोज कैसे करेगी, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब अपोज करेगी और हम चाहते करंट एंट्री करे, तो हमको वर्क करना पड़ेगा। तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क हमको करना पड़ेगा माइनस ई, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जितना लगेगा उतना ही माइनस में ई अप्लाई करेंगे, ई इंटू डी। ये आपको याद नहीं आ रहा होगा, जरा समझिएगा। V बराबर W बाई क्यू होता है, यस सर, तो W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है। यस तो सर, ये V ही तो E है और Q ही तो DQ है। तो ये हमको इतना वर्क करना पड़ेगा, इसको आप कहेंगे स्मॉल डी डब्ल्यू। समझ में आ रही बात? माइनस क्यों लगाया हमने? स्टार्टिंग से बता सकते हो एक बार? तो आप लेट ज्वाइन किए, क्यों लेट ज्वाइन किए? सर मैं ज्वाइन बैठा था, उनको समझ नहीं आया सर। हैं, ज्वाइन पहले से थे, हम देख रहे अटेंडेंस ले रहे थे, आप नहीं थे वहां पे। सर मैंने आपके स्टार्ट होने से पहले ज्वाइन कर लिया था। मैंने अपने स्टार्ट होने के बाद जिसमें अटेंडेंस देखी थी, आपका नाम नहीं था। सर आपने भी इससे पहले पावनी को बोला था कि वो क्यों नहीं आई थी, फिर उसने बोला था कि वो बीमार नहीं, थी। वो बाद में बोला है हमने। चलिए फिर इसको बहस नहीं करते हैं, बाद में बहस कर लेंगे। ठीक है, जरा समझिएगा। जैसे ही हमने कहा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉइल, जैसे ही किसी कॉइल को आप चार्ज करते हो, चार्ज बोले तो करंट देते हो, कॉइल क्या करती है, कॉइल उस करंट को अपोज करती है अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? वो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी एज एनी कॉइल इज चार्ज्ड, एनी कॉइल इज गिवन करंट, चार्ज ना कहें, गिवन करंट and induced EMF is produced, and induced EMF is produced in the coil। कितना होता है, E बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी, यही तो प्रोड्यूस होता है। ये क्या करता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट को जो है धकेलने की कोशिश करता है, और हमें करंट को फ्लो कराना है। तो हमको एक्चुअली ये वर्क ही तो है, ये क्या है, वर्क पर यूनिट चार्ज ही तो ई होता है। यस सर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको तो चार्ज करना है, तो हम इसके अपोजिट एक फोर्स लगाएंगे, एक एनर्जी देंगे उसको चार्ज करने के लिए, तो वर्क डन। अब जरा समझिए, फिर समझिएगा। हमने चार्ज दिया, देना शुरू किया, इसने अपोजिट ईएमएफ क्रिएट किया। अब मैंने एक छोटा सा चार्ज भेजना है, जैसे हमने उस चार्ज से कहा कि बेटा चार्ज उस कॉइल के अंदर जा, वो चार्ज क्या कहेगा, अरे चचा ये तो अपोजिट फोर्स लगा रहे, तो जाने नहीं दे रहे, जाने दे रहे तो अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस स्मॉल चार्ज को उस कॉइल के अंदर अंदर लगाने के लिए हमको एक अलग से वर्क करना पड़ेगा। समझ में आई बात? यानी Yes, कि द स्मॉल वर्क डन। हाँ जी, Sir, isn't
EMF represented with the Greek alphabet epsilon. नहीं, हाँ कर सकते, कहीं कहीं जगह किया गया है, लेकिन ज्यादातर बुक्स में स्मॉल ही यूज किया गया, इसलिए हमने यूज किया। ठीक है, कर सकते हैं, क्योंकि Okay. एप्सिलॉन हम परमिटिविटी के लिए यूज करते हैं, इसलिए हमने स्मॉल यूज किया गया। Okay. जब आप ईएमएफ लिख देंगे और उसमें आप कुछ और लिख दो, काम चल जाएगा। आपने उसको नाम दे दिया, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड नाम होते हैं, नहीं समझे? नाम देने को आप कोई भी दे सकते हो, जैसे हमारे कुत्ते का नाम क्या है, बादशाह है, हमने दे दिया उसको नाम। तो आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बुक्स में स्मॉल ही यूज किया जाता है, कहीं कहीं के पर चलन है, लेकिन आप मत यूज करें स्मॉल। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से पढ़ते आ रहे कि एप्सिलॉन ही है, तो ठीक है, हाँ। यूज कर लिए। नहीं, कर सकते हैं उसको, एप्सिलॉन भी कर सकते हैं। शायद एसएल अरोड़ा साहब ने एप्सिलॉन यूज किया है, उन्होंने शायद एप्सिलॉन यूज किया, थोड़ा कैपिटल टाइप का, वो ऐसे कुछ ऐसे एप्सिलॉन नहीं यूज किया, वो ऐसे ई यूज किया उन्होंने। बुक मेरे सामने, हाँ, वो स्मॉल ये वाला ई यूज किया है। ये वाला आपने वो एक्चुअली में एबीसीडी पढ़ी होगी ना, तो एक स्मॉल एबीसीडी, एक कैपिटल है, और एक ये वाली एबीसीडी आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? ये वाली ये पढ़ी है सबने? डी ऐसे बनता था, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? नहीं पढ़ी होगी, ज्यादातर नहीं पढ़ते हैं, तो ये वाला ई यूज किया गया है। तो द वर्क स्मॉल वर्क डन इन गिविंग a small charge dq, small charge dq, तो dw इज इक्वल टू, हमको इस e की वैल्यू अपोजिट लगानी पड़ेगी, यानी ये e इधर धक्का मार रहा है, हमको इसके अपोजिट धक्का मारना पड़ेगा, तो माइनस ई इंटू डी क्यू होगा। और जब हम e की वैल्यू फिर माइनस में रखेंगे, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी इंटू डी क्यू, माइनस माइनस प्लस एल, ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी इंटू डी आई। डी क्यू बाई डी टी को पहचानते हो? करंट। करंट होती है, तो ये हो जाएगी आपकी एल आई डी आई। ये आपने स्मॉल वर्क दिया है। आप कहेंगे ऐसा क्यों आपने किया? एक्चुअली अल्टीमेटली हमको करंट को करना है ना, तो चार्ज को अल्टीमेटली कैंसिल करके करंट के फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब टोटल वर्क डन इन गिविंग करंट 0 to I naught टू द कॉइल को 0 से I naught करंट देने में जो टोटल वर्क। अब ये ना कहना है करंट की स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग अपने आप लिख दो, हम जानते हैं स्पेलिंग शॉर्ट में लिखी, स्मॉल आर इसके अंदर छुपा हुआ है, मैं लिखे दे रहा हूं। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल एल आई डी आई 0 to I naught। इसमें बायो वाले कुछ होंगे, उन्हें इंटीग्रल पढ़ाया गया है। हमने कहा था अगर अकेला dx है, कोई भी x का फंक्शन नहीं है, तो इसका इंटीग्रल x होगा, और अगर यहाँ x टू पावर n dx है, तो इसका इंटीग्रल x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन होगा। याद है? बोले हाँ, बोल देते हैं, सर याद है? सर याद याद है। पहले छोटे में हम लोग स्कूल में कहते थे तुम्हारे घर में प्याज है, कहना हाँ है, हमारा चट्टा याद है, कहना याद है, वही वाला याद हमको याद आ गया। इसका इंटीग्रल बताएंगे क्या? आई का इंटीग्रल क्या होगा? आई स्क्वायर बाई टू, आई स्क्वायर बाई टू, और लिमिट 0 to I naught लिखेंगे, हाफ बाहर कर दो, एल बाहर कर दो, लिमिट रखोगे तो I naught स्क्वायर माइनस 0, तो यही वर्क आपका हाफ एल आई नॉट स्क्वायर हो गया। और यही वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर, देखो कहीं भी आप वर्क करोगे तो एनर्जी तो फॉर्म में स्टोर ही हो जाएगा। हम वर्क कर रहे हैं तो ये किस फॉर्म में स्टोर हो रही है हमारे पास? एनर्जी के फॉर्म में, टाइप अलग हो सकता है। तो यही आपकी एनर्जी है, यू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। हाँ जी बताएं। Sir, I'm asking, may I take this down? आप बताते रहते हो, हम In तुम्हारी class अंग्रेजी notes. से बात। तो पूछते हैं कि कॉपी कर सकते हैं। अरे वो तो करना ही पड़ेगा, अब अर्णव तो थोड़े हो कि स्क्रीनशॉट ले कर ले। लिया। कर लिया? नोट। जी बात, तुम्हारे इतनी मम्मी से बात करना पड़ेगा। जी जी बताएं। सर मिटाइएगा नहीं अभी, अरे मैं मिटा लिख लेंगे, रही हूँ। जैसे लिखिए हम मिटा लेंगे। अच्छा तुमने सोचा अर्णव साहब ने कर लिया, तो अर्णव साहब की बात सुनकर के आप रब न कर देना, यही सोच रहे थे ना? तो वो अर्णव साहब मैं बोल देता हूँ ऐसे ही।
सर अर्नव नोट नहीं करता है ना, वो एसएस ले लेता है स्क्रीनशॉट। हाँ हम जानते हैं एक्चुअली में। अब हमको इनकी मम्मी से बात किया करनी है। पड़ेगी कि जब तक हम पढ़ाएं, जब तक हम लिखें, मम्मी इनका हाथ पीछे बांध के बैठेंगी। जब हम कहेंगे नोट करो तब इनको नोट करने दें। अभी टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, कुछ नंबर वंबर ठीक ठाक आ रहे हैं। यस सर, अभी एक और एग्जाम आएगा। नहीं अभी जितने हुए हैं उनमें नंबर ठीक ठाक। अच्छा वो सही है। मॉडल पेपर सीबीएसई ने कुछ दिया कि किस प्रकार का क्वेश्चन देने की कोशिश सीबीएसई कर रहे शायद अक्टूबर बोल रहा था सैंपल पेपर रिलीज करेगा। हैं देने के लिए? नहीं, नवंबर में एग्जाम है ना। यस सर, एक महीना पहले ही करेंगे। तो उसमें हम अपना सिलेबस आगे बढ़ा देंगे सेकेंड टर्म का। मतलब जब ये पूरा हो जाएगा सिलेबस आगे हो जाएगा। नोट कर लिया? तो हम अक्टूबर नवंबर में रिवीजन नहीं करेंगे? ना रिवीजन भी करेंगे, सिलेबस भी तो आगे करेंगे, रिवीजन भी करेंगे। सर आपने लास्ट में क्या लिखा है? वर्क इज इक्वल टू 1/2L। हाफ आएगा ना ये। हाँ 1/2 लिखा है ना? हाँ वो तो खड़े खड़े लिखा तो L/2 लग रहा होगा ना ये। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं 1/2। वो गंदा गंदा इसे लिखते हैं कि आप ध्यान से देखो। बहुत बढ़िया प्रूफ है। अक्सर फार्मूला बेस्ड है, इस पर न्यूमेरिकल अक्सर आता है। हो गया? यस सर। सभी ने कर लिया? प्रज्ञा नोट कर लिया? Yes. यस सर। पावनी? यस सर। एक न्यूमेरिकल है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, बहुत इंपॉर्टेंट है और एक फॉर्मूला भी है। लिखिएगा। अ मेटेलिक रॉड, अ मेटेलिक रॉड ये नोट है। एक न्यूमेरिकल कहिए चाहे टॉपिक कहिए, मतलब ये न्यूमेरिकल भी है, इसमें फॉर्मूला बन के आएगा, लेकिन पूछा बहुत जाता है ये। मतलब ये खुद फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और इसको न्यूमेरिकल भी आते हैं। अ मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ L, a metallic rod of length L is revolving about an axis. L को स्मॉल जो भी लिखना हो लिखिए। is revolving about an axis with angular velocity omega, with angular velocity omega, angular velocity omega in a magnetic field B.
in a magnetic field B, then find the EMF induced. Then find the EMF induced between the ends of the rod. Find the EMF induced between the ends of the rod. क्वेश्चन समझ में आया? देखो ध्यान से, न्यूमेरिकल नोट कर लिया ना? यस सर। एक मेटेलिक रॉड है एल लेंथ की और एक एक्सिस चारों ओर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है एक मैग्नेटिक फील्ड में। तो सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फ्लक्स पास कट कर रही होगी, तो इसके एंड्स के बीच में मैग्नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। और आगे और बढ़ाइए, इफ कैपिटल आर इज इट्स रेजिस्टेंस, if capital R is its resistance, then what will be it? Then find the induced current. Then find the induced current in the rod. जरा समझिएगा, लास्ट लाइन एक बार रिपीट कर दो। if capital R is its, अगर मतलब induced EMF निकाल लिया आपने, अब कह लें अगर रॉड का रेजिस्टेंस दिया हो तो करंट कितनी फ्लो होगी। If capital R is its resistance, then find the induced current. बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और न्यूमेरिकल अक्सर इससे पूछे आता है। अभी अलग से कहीं दिया नहीं बुक में, पता नहीं क्यों नहीं दिया इन्होंने, उसका कहीं छुपा हो छोटा सा, हमें ध्यान दिया हो। देखिए, एक रॉड को हम मैग्नेटिक फील्ड में चला रहे थे, याद है? जब चला रहे थे तो उस रॉड से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा था। उसकी वजह से इसमें इसके जो चार्ज पार्टिकल्स थे वो पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर जा रहा था और एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, जिसको प्रूफ किया था हमने बवाल में। ठीक है, लगभग वही कॉन्सेप्ट है लेकिन थोड़ा हट के है। ये रॉड ऐसे घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो हम कहां से प्रूफ करेंगे, हम अपने रिजल्ट से प्रूफ करेंगे। हमें रिजल्ट में निकालना क्या है, ईएमएफ निकालना है। और ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, d∅v/dt। माइनस से कोई मतलब नहीं, माइनस डायरेक्शन था, यानी हमको ∅v निकालना है और d/dt और ∅v होता है ba, b बाहर हो जाएगा तो da/dt। यहां से बात करी जाएगी। समझ में एक बात नहीं आई? अब समझ आई कहां से बात शुरू करनी है, यहां से बात शुरू करनी है da से। सावधान देखो ध्यान से, ये एक मेटेलिक रॉड है ओपी, एक मेटेलिक रॉड है और वो इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है। ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड बना रखा है। डायरेक्शन क्लियर हो गई होगी मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी। हमने कहा कि सपोज वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt में रॉड यहां से जाती है और यहां पहुंच जाती है क्यू पॉइंट पर, यहां पहुंच जाती है और ये यहां कुछ एंगल से घूमती है। इस एंगल का नाम लिया हमने, स्मॉल एंगल है d θ और ये रॉड की लंबाई है, ये रॉड की लंबाई है। ठीक है, अब यहां से यहां तक आने में उसने कुछ एरिया कवर की। यस सर। इस एरिया की वैल्यू बताइए। सर पाई एल स्क्वायर θ/2 पाई। हम एक्चुअली में अंदर घुस नहीं पाते। अगर ऐसा कुछ वर्चुअल हो जाए कि जो स्टूडेंट पूछे टीचर ऐसे अंदर ऐसे उंगली डाल के उसकी कान पकड़ ले। क्या फॉर्मूला बताया आपने? पाई एल स्क्वायर θ/360। नहीं 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 बोले दीजिए। ये भाई साहब सर्कल, आप सेक्टर लगा रहे हो ना? यस सेक्टर सर। ना लगाइए आप, बहुत स्मॉल चेंज किया आपने। देखो जरा, ये बहुत स्मॉल चेंज किया है। जो ट्रायंगल ही लगाइए, किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड दी हो और उनके बीच का एंगल दिया हो तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? दो तरीके से इसके एरिया आप निकाल सकते हो। देखो इधर, पहली बात ये आर्क है, आर्क की लंबाई एल डी थीटा होगी। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं इसको हल्का सा ऐसे रोटेट किया, हल्का सा ऐसे, हल्का सा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का बन गया। नहीं समझे? यस सर। हाफ बेस हो गया एल और ये हो गया आपका एल डी थीटा। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, क्योंकि वेरी स्मॉल, आप हम समझ रहे हैं कि आप इसको आर्क से लगा रहे हो, यू आर नॉट रॉन्ग, लेकिन ये बहुत स्मॉल चेंज हुआ है। ये आर्क का फॉर्म उसने लिया नहीं है, बट बिल्कुल स्टार्ट हुआ है, इसे डी थीटा हमने यूज किया। तो एक तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो।
और दूसरा एरिया का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है, अगर दो साइड ए और बी है उनके बीच एंगल थीटा है तो एरिया हाफ ए बी साइन थीटा होता है, याद है? Yes, sir. तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें, ठीक है? जबकि जो हम बता रहे हैं उन्होंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। तो देखिए हम कहेंगे कि एरिया स्वेप्ट बाय द रॉड इन टाइम dt, एरिया स्वेप्ट बाय द रॉड इन टाइम dt, स्वेप्ट समझ में आ गया ना? स्वेप्ट माने होता है झाड़ू लगाना, ये एरिया पूरी हम ले रहे हैं ऐसे नेम दे। तो अगर मैं यहाँ पर कलर लगा लूं और ऐसे हाथ रख के ऐसे करूं तो जितने पार्ट में कलर छूट जाएगा वो एरिया। स्वेप्ट वर्ड आपने कहाँ पर यूज किया था? वो नियम बताइए, वो एरिया स्वेप्ट बाय द लाइन ज्वाइनिंग द सैटेलाइट टू द प्लैनेट, कैपलर्स लॉ में था, याद आया? 11th। हाँ, तो स्वेप्ट एरिया डीए मान लिया तो आएगा हाफ एल इंटू एल साइन डी थीटा, एज थीटा इज वेरी स्मॉल। सो आप जानते हैं साइन डी थीटा को डी थीटा लिखा जा सकता है, तो डीए इज इक्वल टू हाफ एल स्क्वायर डी थीटा। अब आपको यहां से यहां तक आने में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ निकालना पड़ेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एज इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू डी फाइव बी अपॉन डी टी। माइनस में इंडिकेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है। माइनस केवल डायरेक्शन को इंडिकेट करता है कि इसको अपोज कर रहा है। तो डी बाई डी टी और फाइव बी होगा बी इंटू ए, बी बाहर हो गया क्योंकि बी तो चेंज नहीं हो रहा है, डी ए बाई डी टी। डी निकाल चुके हो तो आएगा आपका बी इंटू हाफ एल स्क्वायर, ये डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा। और डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? So current. Sorry. No, sorry, sir. The angular velocity. ओमेगा Yes, sir. हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, यही फार्मूला आपको प्रूव करना है। बहुत न्यूमेरिकल, ये इस पर न्यूमेरिकल बहुत आता है। एक 5 सेंटीमीटर की एक रॉड है, वो इतने एंगुलर वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड इतने टेस्ला में मूव कर रही है, बताइए उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो। ये क्वेश्चन आता है, नोट करिए इसको। तो क्या लिखा है हमने? एरिया स्वेप्ट एरिया स्वेप्ट बाय द रॉड इन टाइम dt, अच्छा dt नहीं लिखा, इन टाइम dt। हमने ये वाला फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट नहीं लगाया, हमने दूसरा लगा दिया फॉर्मूला। तो वैसे पाई एल स्क्वायर डी थीटा बाय 2 पाई से भी सेम एरिया आता। हमें डांटने का मन कर रहा था इसलिए हमने बात, सही बात है, सेक्टर से लगा रहे थे ना आप। यस सर। सही बात है। पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू 360 को 2 पाई कर दो ना। पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू डी थीटा, क्या बता रहे हो? अच्छा ये 2 पाई आप लिखोगे ना इसको? 2 पाई लिखेंगे, पाई पाई कट जाएगा तो हाफ। इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर ना, इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ सही है। चलो अच्छा, अभी हमने नेक्स्ट पार्ट क्या बताया कि आर इज द रेजिस्टेंस। तो अगर इंड्यूस्ड करंट निकालना होगा, इंड्यूस्ड करंट आई इज इक्वल टू क्या होगा? ई अपॉन आर। इसको आर से और डिवाइड कर दो
तो 1/2r b ओमेगा l स्क्वायर। l लेंथ ऑफ द रॉड है, उसमें आप सेल्फ इंडक्टेंस में ना चले जाना। ये क्वेश्चन हमको सुबह याद आया कि एक न्यूमेरिकल इस पे आ सकता है, इसलिए इसको पढ़ाना चाहिए, इसलिए हमने किया। अच्छा, एक नोट लिखिएगा, कुछ फार्मूले हैं जो कि पढ़ चुके हो, लेकिन उन्हें अलग से बताना पड़ेगा कि है क्या। ये पढ़ चुके हैं, लेकिन एक आध फार्मूले उसमें यूज हुए हैं अलग से, तो उसको वहां से उठाना पड़ेगा। नोट कर लिया तब बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल होंगे, इसके पहले चैप्टर के, उन्हें लगा के बैठिएगा सब लोग। कोई दिक्कत? No, sir. हाँ, नेक्स्ट क्लास मीन्स ट्यूसडे, मीन्स 31 न्यूमेरिकल होंगे, सब लोग पढ़ के बैठिएगा। हो गया? Yes, sir. सभी ने लिख लिया? कोई दिक्कत? No. रब कर रहे हैं? अच्छा, एक नोट लिख लीजिएगा, बहुत सारे फार्मूले हम बता चुके हैं पहले से, उसी में एक आध चीजें बढ़ानी है, लेकिन उसको चूंकि पीछे से लेके चलना पड़ेगा, इसलिए हम बता रहे हैं। देखो ध्यान से। हमने बताया था कि जैसे कोई रॉड है, जब किसी पटरी पे ऐसे रखा था, हमने याद आया? Yes, sir. Faraday's law का proof. हाँ, इस प्रकार से फैराडे का लॉ प्रूव किया था, और इसमें हमने रॉड को मूव कराया था मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से, और इस रॉड की लंबाई l थी। तो सबसे पहली चीज अपनी प्रूफ नोट में नंबर 1 लिखिएगा, कुछ चीजें और प्रूव करानी है। तो इंड्यूस्ड करंट, मोशनल ईएमएफ इन द रॉड जो था, मोशनल ईएमएफ इन द रॉड, मोशनल ईएमएफ इन द रॉड मूविंग with velocity v, with velocity v in magnetic field b, इसको हमने E से डिनोट कर रहे हैं फिलहाल, BVL बवाल, ये प्रूफ करा दिया था हमने। Yes, sir. अब आपके दोबारा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कुछ और चीजें लिखनी है, इसलिए हम लिख रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, जब इमोशनल ईएमएफ यहाँ क्रिएट हुआ था, तो हुआ यूं था कि इसमें करंट फ्लो होने लगी थी। करंट की डायरेक्शन क्या थी? ये राइट हैंड, ये अंगूठा ऑफ राइट हैंड, अंगूठा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस उंगली इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस उंगली इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट ऊपर फ्लो होगी, तो ये करंट फ्लो होने लगी इसमें, इस प्रकार से करंट फ्लो हो रही है। ये ध्यान रखिएगा, किसी बुक में ये चेंज भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो करंट इसमें फ्लो होगी, तो करंट इन द कंडक्टर, कौन सी करंट? इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट इन द कंडक्टर। I is equal to E upon R, R is the resistance of the conductor, तो BVL upon R, ये इसमें इंड्यूस्ड करंट होगी। तीसरी बात, कंडक्टर बोले तो जो मूव कर रहा है, इसका नाम मैंने दिया था जेके। अच्छा, जब ये मूव करेगा तो इस पर फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन द कंडक्टर। F इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? IBL साइन थीटा, Ideal science. IBL साइन थीटा बोले तो साइन 90, ये हो जाएगा IBL, I का मान रखिए, BVL अपॉन R इंटू BL,
आप कहेंगे क्यों लिखा आपने? देखिए दो चीजें हैं। हम जब इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं तो कुछ चीजें हमको पहले से मालूम, मेरे हाथ में है, भी हमको मालूम है, रॉड की लेंथ हमको मालूम है, रेजिस्टेंस हमको मालूम है, और हम इसको मोशन कितना दे रहे हैं ये भी हमको मालूम है, लेकिन करंट हमको नहीं मालूम, वो मेजर करनी पड़ेगी। सही बता रहे नहीं बता रहे? तो जो Yes, चीजें sir. हमको मालूम होती हैं हम कोशिश करते हैं अपना फार्मूला उसी के टर्म में रखें, इसलिए अपनी वैल्यू रखी है यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर अपॉन आर, ये फोर्स ऑन द कंडक्टर होगा। अब फोर्स बता ही दिया है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी? राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 या लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड लगाओगे, क्या चाहोगे? Left hand. लेफ्ट हैंड में एक्चुअली ऐसे करना पड़ता है, हम पाम रूल लगाएंगे। राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 क्या कहता है? अच्छा चलिए लेफ्ट हैंड लगा देते हैं। एफ Left बी foot. आई, बी बी आई, ऊपर की तरफ आई, अंगूठा इधर आई, तो फोर्स किधर लगेगा? अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है, अब जरा समझिएगा, इधर फोर्स लग रहा है और आप इसको घसीट रहे हो इधर। हमने फॉर्मूला बताया था कि आप घसीटोगे कैसे, आपको इस फोर्स के बराबर इधर की ओर फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी आप इस फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो, आप वर्क कर रहे हो, यानी कुछ न कुछ एक्सटर्नल वर्क की वजह से पावर आप डिलीवर कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? जी सर. तो अगला है पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स। एक्चुअली एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? ये वाला है, जिसको आपने इसको काउंटर अटैक करने के लिए लगाया है, याद है ना? तो तीसरा अगला फॉर्मूला है पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स एक्चुअली होगा इसी फोर्स के इक्वल, हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो पावर का फोर्स से क्या रिलेशन होता है? पावर का फोर्स से क्या मतलब होता है? So force into distance upon time. वेलोसिटी, Velocity. फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स का फॉर्मूला आप बता चुके हैं, ये भयंकर सा छोटा सा, तो बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाई 2 इंटू वी, तो ये आएगा बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2, ये पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स। So और two. जो पावर आप डिलीवर करोगे वही तो आपको हीट के फॉर्म में मिलेगा। But two कहाँ से आया? आए ये एक्चुअली मेरे रेटिंग से आया। कहाँ पे 2? हाँ देखियो रिकॉर्ड हो गया होगा, आ रहे हैं। अब चूंकि देखिए ये अब पावर डिलीवर कर रहे हो तो ये रेजिस्टेंस इसके अंदर है, तो ये जो पावर होगा ना ये, अच्छा लिखिए फिर बात करते हैं। समझ में बात आ रही होगी, एक्चुअली हमको सर यही एक पावर। सेकंड सर। तो ये पावर का फॉर्मूला v स्क्वायर अपॉन r से भी रिलेट हो रहा है. तो अगर हम e स्क्वायर बाय r करते तो तभी पावर आ जाती है. क्या बता रहे हो? सर अगर हम e स्क्वायर बाय r करते तभी पावर आ जाती है. नहीं, वो अलग चीज है, अभी हम बता रहे हैं। तो मैं जो न्यूमेरिकल तो काम कर सेम रहा आ हूँ, रहा है. मेरे मेरे काम करने से इसके रजिस्टर से क्या मतलब है? नहीं समझे? अभी मैं कुछ और बता रहा हूँ, एक पावर अभी और आएगी।
हो गया? Yes, sir. अब एक Yes. बढ़िया सी बात, पहले इसको लिखिएगा फिर हम बताते हैं। अब रब करें। Yes, sir. ये अर्णव है, बातों में लगा लेते हो, हम समझ नहीं आते पिछली बातों क्या होता है। इसलिए इनसे इतनी हमने बातें की हैं लास्ट ईयर, इसे बातें करते रहते हैं। अच्छा, एक और मैं बता रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट है पावर डिसिपेटेड as heat loss. P is equal to I square R. I की वैल्यू कहाँ चली गई? अरे तब कर दिया। I की वैल्यू क्या थी? बवाल अपान R। Yes, sir. हाँ, V L अपान R का स्क्वायर इंटू R इज इक्वल टू B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर अपान R। इसको पावर डिसिपेटेड एज अ हीट, इसको PJ लिख दीजिए क्योंकि जूल से मतलब है। आप P डैश लिख दो, कोई भी नाम दे दो। आप यही बता रहे थे ना अर्जुन साहब, Yes, sir. इन दोनों में अंतर कुछ है? तो किस जगह पे पावर है वो चेंज है, मतलब वैल्यू तो सेम है। सेम है ना? दोनों में अंतर है। देखिए मैं बता रहा हूँ। फॉर्मूला सेम, सब कुछ सेम, दोनों में अंतर क्या है? एक सेकंड, एक सेकंड। देखा है? इसको कल कल कितना करूँगा? हाँ, कोई इसका अंतर बता सकता है? कोई अंतर देखो नहीं। ध्यान से। हाँ बताइए। तो मैं कह रहा हूँ कोई अंतर नहीं है। कोई Um, अंतर Same. नहीं है। the तो situation changes only. आए जैसे हाँ One तुम्हारा is in case of heat loss and the other is external force. मतलब बताओ ना, समझाओ। जैसे आप लोगों तो ने मतलब मैथ्स में तो मतलब जैसे एक्सटर्नल फोर्स ने इतना पावर लगाया, बस वही उतना ही हीट लॉस जैसा है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड में पावर। जैसे आपने मैथ्स में इंटीग्रल पढ़ा है, Yes, sir. किसी स्टूडेंट से कहो इसको कैसे इंटीग्रल करेंगे तो कहता है इसको इंटीग्रेबल कर लेंगे पहले फिर इंटीग्रल कर देंगे। आ गया आंसर। वो एक सेंटेंस याद रखता है कि इंटीग्रल को इंटीग्रेबल करना पड़ता है। अब जरा समझिएगा, मैं एग्जांपल समझा रहा हूं, दोनों में अंतर क्या है। देखिए हमने क्या किया, एक व्यक्ति को पैसे उसको पकड़ा और घसीटते हुए स्कूल ले जा रहे, चल स्कूल, तो स्कूल जा नहीं रहा है वो, ठीक है, तो हम घसीटते हुए ले जा रहे हैं, हम उसको और ये यहाँ पर एक फोर्स अपोजिट क्रिएट कर रहा है, वो जा नहीं रहा, तो हम जो घसीटते हुए ले जा रहे हैं वो हमारा पावर लॉस हुआ, ठीक है। और ये इसलिए फोर्स लगा लेता है कि इसके अंदर रेजिस्टेंस था, इसने करंट फ्लो करा ली। अगर ये करंट फ्लो ना करा पाता तो क्या ये अपोजिट फोर्स लगा पाता? No, sir. ये करंट फ्लो करा सकता था, ये बदतमीज करंट फ्लो करा रहा है और हमारे पावर के बराबर अपोजिट लगा करके रुकने की कोशिश कर रहा है। ये इसकी पावर लॉस, ये मेरे द्वारा किया गया मेरा पावर लॉस है, या मेरा पावर जो खर्च हुआ है, जो खर्च हुआ हमने इसी के ऊपर खर्च किया है। लॉजिक सब पकड़ में आ रही है? Yes, मैं sir. इसको घसीटते हुए ले जा रहा हूँ, मैं 10 जूल का काम 10 वॉट का पावर इसके ऊपर खर्च कर रहा हूँ, और ये नालायक अपने में करंट क्रिएट करके वापस करता, नहीं जाऊंगा चाचा जी, हम नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, हे कोरोना महाराज जल्दी आ जाओ, हमको ऐसे पास कर दो, ये तो नालायकी स्कूल करता है, खुल ये रहा है। इसका पावर लॉस। समझ आई बात? Yes, sir. ये दोनों में ये लॉजिकल अंतर है, हमने जानबूझ के दोनों को अलग अलग लिखा है, ये इसका मतलब है, ठीक है। चलिए, तो ये लगभग सर एक बार फिर से समझा दो क्या हुआ। ये जो हम क्वेश्चन अच्छा मैं तुम्हारा एग्जाम्पल लेता हूँ,
क्या नाम है तुम्हारा? अमन। अमन साहब को स्कूल ले जाना है, ठीक है। हमने अमन को पकड़ा, चला स्कूल। अमन तो जाने का मन में नहीं थी, हमको घसीट, जैसे अमन को घसीटा वैसे अमन के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो गई, नहीं जाएंगे, ऐसे लेट गए लगा, ठीक है। तो अमन ने अपोजिट फोर्स लगाना शुरू किया, अमन के ऊपर अपने आप फोर्स लग रहा है। इस रॉड को जब घसीट रहे थे, देखिए जरा ध्यान से, जब मैंने रॉड को चलाना शुरू किया तो क्या रॉड के अंदर करंट फ्लो हो रही थी? यस सर। नहीं, कहाँ फ्लो हो रही थी? सर अभी अभी नहीं तो फ्लो, जब चलाना शुरू किया, और जब चलाना शुरू कर दिया तब इसमें करंट फ्लो होना शुरू करी, इसमें फोर्स अपोजिट लगना शुरू हो गया। ये जाना नहीं चाहता, बोले हम नहीं जाएंगे, अब हमको कहाँ ले जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये फोर्स लगा करके, ताकत लगाते हुए हम ले जा रहे हैं, ये हम ले जा रहे हैं। तो हमने जो काम किया, हमने जो पावर खर्च की, वो मेरी पावर की डिलीवरी है, इतना पावर हमने खर्च किया, समझ में आई बात? तो ये पावर तो, और ये भाई साहब रुकने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपोजिट फोर्स लगता जा रहा है इसके अंदर, वो अपोजिट, इसके इसमें करंट की वजह से, इसके रेजिस्टेंस की वजह से, ये जो पावर है वो इसका पावर है, समझ में बात नहीं आई? वो अलग की बात, तो पावर हमारे इसको आगे बढ़ाने की वजह से ही हो रहा है, इसलिए मेरा पावर और इनका पावर सेम आ, समझ में आई तो बात? जो फोर्स लगा रहा है पावर, वो ये लगा रहा है मतलब BV स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R, और फिर जो रेजिस्टेंस की वजह से उतना हीट लॉस हो रहा है, बस ये है डिफरेंस। भाई हमने ऐसे रॉड को पकड़ा, रॉड को जैसे चलाना शुरू किया, रॉड में अपोजिट फोर्स लगना शुरू हो गया करंट की वजह से, अब हमको ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये अपोजिट फोर्स क्रिएट हो गया है, अब हमको ताकत लगानी पड़ेगी, और जितना हम ताकत लगाएंगे उतना ये बदतमीज ईएमएफ क्रिएट करता रहेगा। तो जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे फ्लक्स चेंज होता रहेगा, ईएमएफ बढ़ता रहेगा और करंट भी बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो आपकी पावर लॉस होती रहेगी, यानी पावर जितना आप डिलीवर करोगे, जितना डिलीवर करोगे उतना इसको तो मिलेगा, उतना ये अपोज कर रहा है, इससे दोनों बराबर आ रहे हैं, समझ में आई बात? यस सर। अच्छा, ये वही जो हमने हाफ डी ओमेगा एल स्क्वायर प्रूव किया है ना, ये एसएल अरोड़ा पेज नंबर 6.12 एग्जांपल नंबर 18 में क्वेश्चन है ये, अभी मैं एकदम से नजर मेरी पड़ गई। एसएल अरोड़ा पेज 6.12 एग्जांपल नंबर 18 लिखा है मेटेलिक AP रॉड sir, ऑफ लेंथ। हाँ जी, do we have to create a formula sheet from SL Aurora? देखो कोई फार्मूला शीट मत क्रिएट करो, फार्मूला आप यहाँ पर इकट्ठा करो, कोई चीज, भाई फार्मूला तो ऑलरेडी अरोड़ा में दिए हुए हैं, आप फार्मूले अलग से लिख के मत रखो, भाई दो चार फार्मूले लिखो, याद कर लो, फाड़ के फेंक दो, हर फार्मूला अपने दिमाग में स्टोर होना चाहिए, समझ में आई बात नहीं आई? बहुत सारे जो कौन सा फार्मूले लोग एग्जांपल? हैं, एग्जाम्पल कौन सा नंबर example? 18 पेज नंबर 6.12, अगर वही बुक आपके पास है, एडिशन बुक है सामने तुम्हारे, यस सर, हम इटैलिक रॉड ऑफ 6.12 लेंथ है। 6.12 खोला, यस सर। तो 80 नंबर में है ना, मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ एल इज रोटेटेड एट एन हाँ। एंगुलर, है ना, यही क्वेश्चन हम करा रहे थे, एकदम से नजर मेरी पड़ गई, वही आ, ठीक है। तो ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है। अच्छा, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट करने के कितने तरीके हैं? अगर आपसे कहा जाए कितनी तरीके से इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट कर सकते हैं, तो आप कहेंगे एक तो रॉड को मूव करा करके मैग्नेटिक फील्ड में, जिसको कि आपने मोशनल ईएमएफ कहा था, एक इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एक बार एक कॉइल को चार्ज करके कर सकते हैं, जैसे कॉइल को चार्ज करोगे वैसे वो अपोजिट ईएमएफ क्रिएट कर देगा। एक बार आप किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करा करके इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट कर सकते हैं। इसी कॉइल के रोटेशन के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नहीं बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास न्यूमेरिकल की होगी, इसके बाद अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाई जाएगी। इस किताब का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें आईएससी बोर्ड में 10 नंबर से केवल इसी चैप्टर से आता है, केवल यही चैप्टर पूरा, केवल अल्टरनेटिंग करंट। और नेक्स्ट क्लास विल बी न्यूमेरिकल क्लास। एनी प्रॉब्लम? तो EMI खत्म। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर खत्म है, लगभग सब कुछ हमने बता दिया है। इसमें एनसीईआरटी में उन्होंने एसी जनरेटर लिखा दे रखा है ना, और मैं एसी जनरेटर को अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ाऊंगा, ठीक है। यस सर। एसी जनरेटर शुड बी इन द अल्टरनेटिंग करंट, इसलिए हम एसी जनरेटर नहीं पढ़ा। वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खत्म हो गया है, टफ लगा क्या? नहीं ठीक सर, था बस अब न्यूमेरिकल्स करना है। न्यूमेरिकल तो पहले 5th चैप्टर के होंगे ना, 5th चैप्टर के न्यूमेरिकल कर लिए होंगे सबने ना? पावनी किए न्यूमेरिकल?
यस सर। कितने नहीं आए? सर जो नहीं आए उनको छोड़ के। कितने नहीं आए, कितने परसेंट नहीं आए? सर 3, 4, 5। 3, 4, 7, 5, 12। नो चलिए 28 न्यूमेरिकल है करीब। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास न्यूमेरिकल क्लास होगी, पढ़ के बैठिएगा ईमानदारी से। गुड नाइट। थैंक यू सर, Thank you, गुड Good नाइट। night, sir. ओके। Thank you, sir.